दोस्तों नमस्कार। टीवी ऑन इंडिया के खास कार्यक्रम सलाम जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम ऐसे शख्सियत को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, सोच से और अपनी सुविधा के अनुसार समाज के लिए कुछ अनोखा किया है, कुछ विशिष्ट किया है और समाज को नई दिशा देने का, समाज को उत्थान की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, आप जानते होंगे उन्हें, फिर भी मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहता हूं, आपसे रूबरू कराना चाहता हूं। डॉक्टर नानजी भाई ठक्कर थाना वाला। नानजी भाई, आपका बहुत बहुत जय स्वागत है भगवान, टीवी जय और इंडिया भगवान, में। जय जय भगवान। भगवान। थैंक यू। जय भगवान, जय भगवान। आपने ये एक तरह से संबोधन बना दिया है, जय जय भगवान, भगवान। जय भगवान, जय भगवान। क्या है इसके पीछे की कहानी? मैं समझता हूँ जब से मुझे समझ आई है जब भगवान की कृपा से, जब से मैं जय भगवान को पकड़ा हूँ हम्म। और जय भगवान को पकड़ा हूँ तो मेरे पीछे लाखों नहीं करोड़ों लोग जय भगवान बोलते हैं बिल्कुल। और उनका सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता है। उस वजह से जो हम काम कर रहा हूँ वो अशक्य काम भी शक्य हो गया है, तो उसका कारण है तो जय भगवान। जय भगवान। और आप आए और भी जय भगवान की कृपा से इधर आए हैं। क्या बात। जय भगवान। तो हम भी यही कह रहे हैं कि जय भगवान की कृपा से ही आज इतने वर्षों के बाद मैं आपको 25 साल से अधिक समय से कार्य करते हुए देख रहा हूँ, लेकिन आज इत्तेफाक हुआ है, तो मैं भी मानता हूँ कि जय भगवान की कृपा ही है। समाज सेवा की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली अगर देखें तो गुजराती, मारवाड़ी और जो आउटसाइड समाज है वो बेसिकली बिजनेस में जुड़ा रहता है, लेकिन आपने एक नई पहल शुरू की और आपने समाज सेवा को एक नई दिशा दी। कहाँ से ये संकल्पना आई, क्या मन में विचार आया? मैं गुजरात में था, 14 बरस से बम्बई चले आया। इधर नौकरी की और नौकरी करते करते आस्ते आस्ते चिम्मी नाके पे एक दुकान छोटी बनाई और वो चलाने को लिया। और चलाने को लिया तो गुजरात से कुछ लोग आते थे आश्रम के लिए, फिर स्कूल के लिए। तो मैं उनके साथ घूम के मैं भी कुछ देता था और उनके साथ घूम के व्यापारी लोगों से 25, 50, 10, 20 ऐसा करके 2-3 हज़ार रुपये जमा करके देता था। और मुझे भी लगा कि नहीं, ये काम अच्छा है, नेक काम है, नेक काम है और अपने को दूसरे को उपयोगी आना है। मैं तो नहीं पीड़ाई किया, मगर जो ये लोग काम करते हैं उधर से, गुजरात से आते हैं निस्वार्थ से, खुद की टिकट लेके, तो मैं उनको सहयोग दूं। तो मैं भी आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा देने लगा और उसके बाद में मुझे लगा कि समाज को सुखी करना है। तो मैं तो पहले नहीं पढ़ा हूँ, मगर पढ़ेंगे तो समाज सुखी हो सकता है। बिल्कुल। हमारा समाज नहीं, सब समाज। सब समाज, बिल्कुल। उसके लिए मैं उसके पीछे लास्ट में 25 वर्ष की उम्र से मैं पढ़ा हूँ। आज 84, 85 आ गया और एक धारी पीछे देखा नहीं, आगे ही देखता हूँ। जहाँ जहाँ स्कूल का काम होता है उधर पहुँच जाता हूँ। महाराष्ट्र भर में नहीं, यूपी में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ स्कूल का काम है उधर मैं तन मन धन से सेवा देता हूँ। और उसका बदला भी मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। भारत में मेरे को जो मिला है वो किसको नहीं मिला है, क्योंकि मेरे को देने का ही दानत मिला है, लेने का दानत नहीं मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत तो उसके लिए मैं भगवान की कृपा मानता हूँ और किसी की कृपा नहीं मानता हूँ, ये समझता हूँ मैं। आपने शुरुआत कहाँ से की? मतलब अगर कहें प्रारंभिक चरण कहाँ से शुरू हुआ, क्या एक चीज सबसे पहले प्रारंभ हुई और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया? मैं पहला ही तो नौकरी करके छोटी दुकान की और दुकान में कुछ अच्छा अच्छा चलने लगा। बाद में जामली नाका टावर के सामने एक दुकान की। कौन सा ईयर रहा होगा? हाँ, किराने की। उस टाइम में क्या था कि वो भाऊ साहब वर्तक थे। उस टाइम में कुछ कुछ चीज़ मिलती ही नहीं थी। तो मैं सोचा कि ये जो चीज़ नहीं मिलती है, तेल है कि कुछ बाजरी गेजवाली नहीं मिलती है, उसकी हमने बोर्ड लगा के, लाइन लगा के, पैसा रोज करके नहीं मगर मुदल से, वो मुदल देने लगा तो हजारों लोग की लाइन लगने लगी। और उससे मैं बहुत भगवान की कृपा से प्रख्यात हो गया। पैसा लॉस नहीं गया मगर कमाया नहीं, मगर वो नहीं कमाया, उसका बदला बहुत मिला। तो उसके बाद में ये स्कूल के अंदर मैं ट्रस्टी में आ गया। पहला कारोबारी में कमेटी में आया था, फिर ट्रस्टी में आ गया। इस टाइम में इधर कुछ नहीं था, खाली एक आगे एक लकड़े का बिल्डिंग था। अच्छा। और बाद में आस्ते आस्ते ईश्वर की कृपा से ऐसे कितनी बिल्डिंग हो गई मुझे भी मालूम नहीं। ये जब विद्यालय आपने शुरू किया, इस ट्रस्ट में जब आप आए थे तो उसकी स्थिति क्या थी और कितने बच्चे तब पढ़ते थे और आज क्या स्थिति है उसकी? उस टाइम में
450 गुजराती बचे थे, खाली ओनली गुजरात। अच्छा, ओनली गुजराती, ओके, हाँ। बाद में तो अभी तो हजारों बचे हैं। हम्म। बाद में ये बिल्डिंग बन गई बड़ी, ये बिल्डिंग बन गई, हम्म। अभी और एक बिल्डिंग बन जाएगी, और कम से कम भिवंडी है, कल्याण है, तुम्हारे डोंबिवली है, फिर तुम्हारे बोरीवली है, अंधेरी है, वो सब जगह चेक नाका है, वो सभी ने, परेश भाई ने बहुत मेहनत की और वो उसने बनाई। मगर इधर भी हजारों बच्चे, और ऐसा अंदाज से अपने पास 1.5 लाख बच्चे हैं सभी विद्यालयों में मिला। हाँ, सभी विद्यालय में। और तो शिक्षा को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं नहीं, कि समाज को सुखी करना है हम्म, तो पैसे से सुखी नहीं हो सकता है, हम्म, शिक्षण से सुखी हो सकता है। आज भी हमारा भारत चाहिए उतना शिक्षण में आगे नहीं है, पीछे है। हम्म, हम्म, हम विदेश में 50 वर्ष विदेश आ गए अपने से, हम्म, देखो उधर तो झाड़ू कार्ड निकालने वाला भी डबल ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट। तो इधर तो इस शिक्षण का पता ही नहीं है। और आज भी शिक्षण का अभी लोग धंधा करने लगे हैं। अच्छा। अभी नौकरी देना है तो उनके पास 20-20, 25-25 लाख रुपया लेते हैं, ऐसा मेरे को सुनने में आता है। मगर मैंने कभी व्यापार नहीं किया, मैं कोई शिक्षक, हजारों शिक्षक है मेरे पास, मगर कभी 1 रुपया का आशा रखा नहीं, क्योंकि शिक्षक के पास पैसा लेगा वो तो बच्चियाँ आती है, लड़कियाँ आती है, उसके पास पैसा लेगा तो भगवान कैसा सुखे करेगा अपने को। तो कभी आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, अभी भी नहीं है। मध्य प्रदेश में देता हूँ, राजस्थान में देता हूँ, मगर 100% रिजल्ट रहा हूँ। तुम क्या बोलेगे, ये आदिवासी बच्चे, आदिवासी नहीं है, आदिवासी हमने बनाया। क्या बात, आदिवासी में भगवान है, मुस्लिम में भगवान है, हिंदू में भगवान है, तो बच्चे में तो बहुत शक्ति है, और बच्चिया में तो इतनी शक्ति है, मैं बोलता हूँ आज अपने 300-350 सीए है, 300-350 डॉक्टर है, कम से कम 5-6 हजार विदेश में है। आज मुंबई में 42, महाराष्ट्र में 42 कलेक्टर है, पुलिस कमिश्नर है, कुछ एयरपोर्ट में मैनेजर भी हमारा विद्यार्थी है। अच्छा। कस्टम अधिकारी मेरा विद्यार्थी। तो जहाँ मैं देखता हूँ, और आप थाने में कोई भी बिल्डिंग में जाएंगे तो अपना विद्यार्थी निकलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। फिर वो मराठी होने दो, हिंदी होने दो, गुजराती होने दो, या क्रिश्चियन होने दो, क्योंकि विद्या जैसा कोई दान नहीं है। मुझे जो बदला मिला है वो भारत में किसको नहीं मिला। और मेरे जैसा पागली कोई होगा, 4 गुजराती आदमी, हजारों शिक्षक उन काम दिया है, और उनके बच्चे को उसके ऊपर चलते हैं। शिक्षक का भी शोषण करने वाले भगवान नहीं माफ करेगा। अभी हम सुनता हूँ आश्रमों में बच्चियाँ, मैं जाता हूँ आश्रम, मदद करता हूँ, मगर वो बच्चियाँ का जो हाल है ना, मुझे पसंद नहीं है, उसका चेहरा गुचलेला है। अच्छा, आपने कहा कि तमाम आप पूरे देश भर के तमाम स्कूलों को आप देते हैं, अनुदान देते हैं, मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, सहायता देते हैं ताकि वो आगे बढ़ा सकें बच्चों को। गवर्नमेंट की एक बड़ी पॉलिसी अभी आजकल चर्चा में है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपने भी सुना होगा, नई शिक्षा नीति आ गई है। आप तो इतने सारे विद्यालयों से जुड़े हुए हैं और डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि नई शिक्षा नीति, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारी जगह पर शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, एक तरह से व्यवसाय बना दिए हैं उससे, तो इसमें बच्चों का भी, शिक्षकों का, दोनों का शोषण हो रहा है। आपके लिहाज से नई शिक्षा नीति कितनी कारगर है इस चीज को सुधारने में? सरकार नीतियों भी बहुत बनाते हैं, अब जो रुपया भी वापरते हैं, मगर उसका कोई सार्थक नहीं होता है। आज हमारे गुजरात के अंदर, में गुजरात में मेरी बहुत स्कूल है, गुजरात के अंदर जो सरकारी स्कूल है उसको ताला लग गया। अच्छा। जैसा कोऑपरेटिव बैंक ताला लग गया, क्योंकि हम लोग उसका शोषण कर बिल्कुल। हम लोग जो मालदार है वही शोषण कर रहे हैं। उसमें तुमको लोन लेना है 50,000 तो नहीं मिलेगा, मेरे को 50 लाख मिलेगा, फिर हम भरे कि ना भरे चिंता नहीं। जैसे हमारे विदेश में चले गए आलिया मालिया कितने लोग, बिल्कुल, वो बोलते हम लाए गए, अभी तक लाए नहीं, उधर मजा कर रहे। पैसा किसका है? भारत का है। तो कितना भी खर्चा करो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार को इंटरेस्ट ही नहीं है शिक्षण में। मैं तो शिक्षण समझता हूँ ना, मुझे मालूम है कि शिक्षण में उनको इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट होते तो हमारे, चलो महाराष्ट्र में तुम गाँव में आज भी स्कूल का पता नहीं। मैं जिला परिषद कितनी बड़ी हमारे थाने, उसके स्कूल को मैं ला दिया, ऊपर का पतरा टूटा हुआ, कौला निकाल देता हूँ और पतरा एंगल बना के देता हूँ आज की तारीख में। अच्छा। कितने आश्रम सारा बनाया है। तो कहने का मतलब शिक्षण में उनको कोई रस नहीं है, मगर मैं तो समझता हूँ कि समाज की जवाबदारी है। चलो बाजू में सरकार नहीं करते, मत करो। आप लोग गाँव में रहते हैं, एक गांव में स्कूल है, 500 घर है, तो सब लोग में 50, उसमें 50 लोग तो निकलेंगे ना मदद करने वाले, तो भी कोई असर के नहीं। और मैं जहाँ मदद करता हूँ वहाँ लोग देते हैं,
कि नानजी भाई ने दिया ना तो अपने को भी सहयोग देना चाहिए। उनका क्या गाँव से मतलब है, मेरा मतलब इतना ही कि शिक्षण लेना चाहिए बच्चे। तो आज भी महाराष्ट्र की प्रगति भले होती होगी, मैं नहीं समझता हूँ। हमारी गुजरात की प्रगति क्या है मुझे मालूम है। मैं दर महीने जाता हूँ, 20 दिन में एक दफा पानी आता है। 20 दिन में एक दफा। गाँव करी का मालिक था, वो मेरे साथ आया था। एक बुढ़ा को बुलाया, मेरा इधर आओ बाबा, इधर क्या लाइट पानी का। बोले बाबा 20 दिन से पानी आता है, नहीं तो टैंकर लेना पड़ता है। 800 रुपये का टैंकर हम लोग गरीब लोग कहाँ से लेंगे। तो प्रगति इतनी हुई है गुजरात में कि 820 दिन से पानी आता है। सोचो कितनी प्रगति हुई है। बोलना है, बाकी प्रगति का कुछ नाम निशान नहीं है। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है अपने, और मैं जब आपका बैकग्राउंड पढ़ रहा था तो आपने पशुओं के लिए भी एक चिकित्सालय तैयार करवाया। वो देख लीजिए। हाँ, तो क्या क्या इस तरह की क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं? पशु के लिए आप कभी मौका मिले तो जरूर हॉस्पिटल में मुलाकात लो। पूरा थिएटर एसी का बनाया है। अच्छा। और पहला 35 पशु रोज आते थे, 3 एम्बुलेंस है। और अभी दूसरा विभाग धनलक्ष्मी बेन नानजी भाई थाना वाले का नाम से और विभाग बनाया, तो अभी 70 पशु आते हैं। अच्छा। 34 डॉक्टर है, 3 एम्बुलेंस है। और इतना उसमें जो रोड पे उठा के लाता है उसका 1 रुपया भी लेते नहीं है। अच्छा। जो प्राइवेट पशु आते हैं हाँ। उसका फी जो मंजूरी नीति नियम हाँ, से बिल्कुल लेना पड़ता है, क्योंकि दवा महंगी है उसकी भी। तो वो इतना अच्छा हॉस्पिटल है कि रोज 70-80 पशु आते हैं। अभी 2 12 फुट के अजगर आए, 12 फुट के अजगर। 8 लोग उठा के लाए, एम्बुलेंस में उतारा। उसमें से दोनों ऐसे मरे पड़े थे, मगर भगवान की कृपा से साल से एक अच्छा हो गया और सांप उस जंगल में छोड़ के आया। अभी भी एक है। और पशु के माफी के मनुष्य के लिए 1000 बेड का हॉस्पिटल है। 1000 बेड का? 1000 बेड, 900 बेड का। 900 बेड का। मैंने 1000 ही समझो ना। हाँ। वो थिएटर पकड़ के। तो उसके अंदर बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी, ऑपरेशन, कोई भी रोज 1000 लोग आते हैं। है भगवान का पर अपने को मौका मिलता है। और उसमें कोई ऑपरेशन का 1 रुपया नहीं। अच्छा। एंजियोग्राफी नहीं, आज बाईपास का 5 लाख रुपया लगता है, अपने पास 1 रुपया नहीं। मेडिकल का भी पैसा नहीं। और अभी किडनी का भी लाइसेंस मिला है। अच्छा। किडनी बदलना है तो हम बदल देते फुकट, पर फैमिली का। अच्छा। बाहर से लाएगा तो नहीं, क्योंकि सरकार जो नियम है नियम पालने का। पैसा सरकार से मिले ना मिले नहीं देखने का, मगर नियम सब पालने का। नानजी भाई, ये जब ये शुरुआत कर रहे थे तो जाहिर सी बात है, चूंकि आप आए थे तो बिजनेस के मकसद से, लेकिन आप समाज सेवा में इतने तल्लीन हो गए, इतनी मानव सेवा में आप व्यस्त हो गए कि आपने एक बड़ा, एक तरह से देखा तो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, पशुओं का हो, पर्यावरण का हो, या मानव सेवा हो, या जरूरतमंद शिक्षा के लिए जितने भी विद्यालय उनको मदद करें, घर के आपके लोगों का सपोर्ट किस तरह से रहा? परिवार किस तरह से आपको सपोर्ट? बहुत सपोर्ट मिला। मैं अभी तो लास्ट में 25 वर्ष से रिटायर हूँ। खाली देने का काम करता हूँ। अच्छा। किसी का लेता नहीं। आपने मुझे बताया कि मुझे एक ट्रस्ट वाले ने बोला है आपको 5 लाख देना, मैं जय भगवान बोलता हूँ। अच्छा। मेरे से जो होता है वो करता हूँ। और बच्चे अच्छी तरफ से कमाते हैं और वो सब पैसा मैं सदुपयोग करता हूँ, जमा नहीं करता हूँ, पापड़ डालता हूँ और उसका बदला मिलता है। और दूसरी महत्व की बात है कि पैसा कुछ साथ में नहीं आने वाला है। अभी हमारी उम्र 85 हो गया, अभी 10, 5, 15 जो भी, कोई दिन मैं इधर रहता नहीं हूँ। रोज बार कम कार्यक्रम जाता हूँ और जाने का टाइम उद्देश्य मेरा एक ही है, कुछ ग्राहक मिले, कोई लेने वाला मिले, देने वाला नहीं चाहिए। अच्छा। कोई लेने वाला मिले कि उधर मंदिर का है, मस्जिद का है, स्कूल का है, धर्मशाला, इतने अपने आश्रम है कि जो कोई बूढ़ी है, कोई विधवा है, 3 बच्चे हैं, वो सब अपने आश्रम में पकड़ रखता हूँ। कोई बुढ़ा है, कोई बूढ़ी है, उसको भी पकड़ रखता हूँ, क्योंकि वही भगवान है। वो रोड पे रह गए तो नाम भारत का भी बदनाम होगा ना। बिल्कुल। तो हमारा क्या बात, ये हमारी फर्ज है, उपकार नहीं करते। और अपने को सुखी बनाया भगवान ने, तो अपन लोगों को सुखी बनाने का प्रयत्न करेगा ईश्वर, मगर निमित्त तो हो सकते ना हम। बिल्कुल। हम निमित्त होने का काम करते हैं और उसमें सब लोग का सहयोग भी मिलता है। हम पब्लिसिटी में रस नहीं है मेरे को, ऊपर आता है ना, क्योंकि ऊपर आता है ना उसके लिए मेरा काम चलता है। मेरे कोई अब्जोपति नहीं होता हूँ, मगर नाम से अब्जोपति हूँ, बिल्कुल, कर्म से भी अब्जोपति हूँ। अब इतने समय से, अब 85 साल उम्र हो गई, मुझे लगता है कि आप 14 साल की उम्र में जब आए थे यहाँ पर, और अगर आप देखें तो 75 साल के आसपास की आपकी सेवा कार्यों में हो गया, तब से आप सेवा में लगे हुए, शिक्षा, पर्यावरण, समाज सेवा में काम करते हो। अब मिशन क्या है आपका, और दूसरा क्या प्लानिंग कर रहे हैं? एक ही मिशन है, लोगों को कैसा उपयोग आना। उसके लिए हमको इतना अवार्ड मिले है कि कुछ नहीं, अंदर गोडाउन भरा है। 500-700 अवार्ड मिले हैं।
राष्ट्रपति ने भी 3 दफा दिया है। क्या बात। अभी अपना पशु दवाखाना उसमें भी राष्ट्रपति ने एक अवार्ड दिया है। हम्म। तो कहने का मतलब कर्म साथ में आएगा और कुछ नहीं आएगा। अभी मेरे जैसा 85 वर्ष की उम्र का वो खड़ा भी नहीं हो सकता है लोग। और मैं अभी 4 बजे कार्यक्रम में महिला मंडल का मुलुंड में, उधर से 5 बजे तुम्हारा रंगायतन में हमारा अनंत तरे जी है ना, उसका पुण्यतिथि है। तो कहने का मतलब क्या है, ये ताकत ईश्वर की है और माँ बाप का आशीर्वाद है। और ये धनलक्ष्मी बहन है हमारा, ये हमारी मिसिस है, अभी गए 2 बरस के पहले। अच्छा। ऐसे बैठते बैठते ऐसे ही भाग्य मांगता है इसके, बैठ ऐसा मौत भी नहीं मिलता है बेटा। नहीं मिलता बिल्कुल। मैं उस टाइम में जिस दिन परेश भाई का फोन आया तो मैं उधर दगड़ू पूना में दगड़ू का गणपति का आरती कर रहा था। ऐसा हाथ हिला, मेरे को लगा कुछ हुआ है। तो फिर मैं बाहर निकला तो ड्राइवर खड़ा था, बोलता है वो मम्मी को हॉस्पिटल ले गया। मैं बोला कुछ नहीं। मैं बोला फिर परेश भाई से बात किया तो बोला 12:30 बजे, 10 बजा था, 12:30 बजे आऊँगा। और इधर आया तो 8 डॉक्टर खड़े थे। बोला वो पिन निकाल डालो। पिन निकाला, कुछ नहीं था। अभी आत्मा निकल गया, तुम मेहनत करके क्या नहीं। तो अपने को सच बोलने में पाप नहीं है। वो डॉक्टर लोग बोले क्या ऐसे कैसे बोलते हैं, मतलब मैं बोलता हूँ बराबर है। अब भी जानते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, ये खाली लाइट में जल रहा है। तो क्योंकि मैंने अनुभव लिया हूँ, हॉस्पिटल में जाता हूँ, दर महीना 1 दफा बैठता हूँ उधर आका दिन, सब पेशेंट को देखता हूँ। कभी कभी खीसे में 100 रुपये देने का इच्छा होता है। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट आते हैं, टिकट नहीं है, इधर से पूना जाना उधर जाना है ना, तो मैं टिकट का भी पैसा देता हूँ, क्योंकि हमको उसमें ही भगवान दिखता है। भगवान दिखता है। मंदिर मेरा कितना है, 80,000 है, मगर मंदिर में भगवान नहीं देखता हूँ, तुम्हारे में भगवान है। और भगवान का नियम बता देता हूँ, बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू और ड्रग्स उधर भगवान नहीं रहता है। वो गांव गांव जाके मैं ये प्रचार करता हूँ व्यसन मुक्ति का, क्योंकि ये बहुत महत्व का है। हमारे समाज को आगे आना है, शिक्षण आगे लो, व्यसन को पीछे लो। कोई समाज आगे आ सकता है, कोई भी समाज। 5 प्रश्न मैं आपसे सिर्फ पर्सनल करूंगा। हाँ बोलो, कोई भी करो। आपको एक लाइन में उसका जवाब देना है। नानजी भाई ठक्कर को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? मैं समझता हूँ कि भगवान को मैं कहता हूँ अभी मुझे कुछ मत दो, लोगों को दो, लोग राजी हो जाए, खुश हो जाए तो मेरे आनंद मिलता है। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? कभी गुस्सा आता ही नहीं, जय भगवान बोलता हूँ। क्या को गुस्सा करने का, गुस्सा करके अपना ही लोही जलाने का है। तो अपन भगवान का नाम लो, और कोई गुस्सा करता है उसको क्या बोलता हूँ, अरे यार इतना टाइम जय भगवान बोला तो ऊपर नोंद होता है। अगर भगवान आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाए, आप रोज कहते हैं भगवान भगवान, साक्षात प्रकट हो जाए आपके सामने और पूछे कि नानजी भाई अब क्या चाहिए आप बताओ, तो एक चीज क्या मांगेंगे उनसे? देखो मैं अंदर से बोलता हूँ, मेरे सामने भगवान आता है, मुझे पूछता है क्या चाहिए, तो मैं बोलता हूँ मैं फुटपाथ ही ऊपर आदमी बैठने वाला आदमी, अब तुम मुझे प्लेन में बैठा दिया, अभी क्या चाहिए मेरे? कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जिसको जरूरत है उसको दो। भगवान के समय ही बात करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको जरूरत है उसको दो। आपने पहला एक बहुत बड़ी बात कही आपने कि लोग आजकल जमा करने में लगे हैं, कितना धन जमा कर लें। आपके पास वो दानत देने वाला आपका हाथ है, तो आप लेने के बारे में नहीं सोचते हैं, देने के बारे में सोचते हैं। अधिकांश लोगों को जो पद प्रतिष्ठा मिलती है, लोग उसमें कमाने के पीछे पड़े हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मुझे बहुत दुख होता है कि रुपया चाहिए, रुपये भी के कुछ नहीं होता है, मगर इतना रुपया भी क्या काम का कि रात को नींद नहीं आवे, अपने को गोलियां लेने पड़े, दूसरे का बुरा करके अपने घर में आएगा तो अपना सत्यानाश होने वाला है, अपना घर में सुख नहीं मिलने वाला है। पैसा दिखेगा उधर कोई फायदा नहीं, कोई उससे सुख नहीं मिलने वाला है। दूसरे का घर हंस तोड़ के अपने घर में जमा करे तो क्या फायदा? पेट बढ़ाते रहते और बैटरियाँ पीना पड़ता है, दवा खाना पड़ता है, गोलियां खाना पड़ता है। दूसरे का पैसा अभी कोई कैसे आएगा? बुरा दूसरे का करेगा तो ही आएगा, सीधा पैसा नहीं आने वाला। अभी अदानी के पास अबजो रुपया है, अबजो नहीं, मैं तो सुनता उससे भी खा नहीं सकेंगे, क्योंकि ये पैसा गरीब का हाय का पैसा है। लोगों का बर्बाद कर दिया, लोगों का धंधा बंद कर दिया, लोगों का कह कर दिया, और उसको जमा करके क्या किया, क्या फायदा किया बताओ? आजकल की राजनीति को आप देखते हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि सरकार के भरोसे अगर बैठेंगे तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा और समाज की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान नहीं होगा। आप आज की राजनीति को देखते हैं, चूंकि आप तो जड़ से जुड़े हुए हैं, लोगों के पास जुड़े हुए हैं, लोग आपके पास समस्या लेकर आ रहे हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की थी
सरकार ने सही व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण आज लोग परेशान हैं। आप इस तरह की राजनीति होती है तो जनता की प्रॉब्लम छोड़ के लोग राजनीति में उलझे हुए, इसको क्या नहीं, कहेंगे? क्या होता है बेटा, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इसमें भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि वो नई प्रश्न हल करते हैं तो मेरे पास आते हैं, तो मेरे को दान देने का मौका मिलता है, मेरे को कर्म करने का मौका। अभी कल एक एमएलए आया था हमारा मुरबाड का, पवार, गोटीराम पवार। वो बोला उनके गांव में मैं काम किया हूँ। अच्छा। तो बोला रानी भाई एक विनंती है, मतलब बोले बिठाया चाप किया। वो अपने उधर अपने तो बहुत किया काम, और एक 4 खोली बनाने का है, क्योंकि 4 क्लास कम पड़ता है। बोला आपकी तो बिल्डिंग है, उसके अंदर तो अपन सब माल दिया है। नहीं वो तो दिया है, मगर वो 4 खुली है और बढ़ाएंगे ना तो अपना दूसरा 2-3 क्लास अभी उनका लड़का जिला परिषद का अध्यक्ष है, वो कुछ है अध्यक्ष है कुछ। अभी मैं बोला ये आदमी खुद आमदार, अच्छा आदमी था, बहुत वर्षों मुरबाड में काम किया। वो बोलता है 4 खोली बना के दो। बोला ठीक है मैं तो तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम, और वो खुश होके चले गया। तो अभी सरकार करती, जिला परिषद करती, तो मेरे पास क्यों आते हैं? तो मेरे को फोन करने का मौका मिला, मैं समझता हूँ। समझा कि नहीं? सरकार अपने को सबको मालूम है सरकार क्या कर रही है, समझा कि नहीं? अभी मैं आपको उदाहरण दिया ना कि एक शिक्षक को हम लोग नौकरी देते देते उसके बाद 20 लाख 25 लाख लेते हैं, तो हमारे बच्चे एक्सीडेंट में मरे नहीं तो क्या बने? ये मैं तुमको नहीं बोलता हूँ, दुनिया भर में जाके बोलता हूँ। मत लो पैसा, ये बच्चिया के पास, ये लड़कियां है, अपनी लड़की को नौकरी मांगता होगा तो अपन 25 लाख रुपया कैसा देगा? तो जमीन बेच के, खेत बेच के, दागिना बेच के देते हैं। क्यों देते हैं? कि बच्ची नौकरी में होगी तो उसको अच्छा लड़का मिलेगा। बिल्कुल, हमारे मराठी में नियम है। बिल्कुल। तो बेचारे न छूट के देते हैं, तो उसमें दबा कुछ 1000 करोड़ पकड़ा है, जो हम लोग संचालक लोग लेते हैं ना, उसका पकड़ा है। अभी मैं वो सच बात बोलता हूँ तो कभी इसको गुस्सा भी आता है, तुमको क्या फर्क पड़ता है 25 लाख हम लिया तो? अरे भाई लेने में मेरा वादा नहीं, प्रेम से थोड़ा देता है कोई, नहीं देता है। बिल्कुल, तुम्हारी बहन है, तुम मेरे बहन मेरे पास इंटरव्यू में आई और मैं उसको नौकरी के लिए 25 लाख मांगा, तुमको कितना गुस्सा आएगा? आपको सबसे अच्छा नेता कौन लगता है जो लग रहा है कि ये सही काम कर? राहुल गांधी। राहुल गांधी, और एक दिन बड़ा प्रधान होगा, मैं खातरे से बोलता हूँ। क्या बात है, गारंटी। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे नए नौजवानों को, या अब आप जैसे जो काम कर रहे हैं उनको क्या मैसेज? नौजवानों को मेरी एक ही विनंती है कि आप लोग बहुत पढ़ाई करो और बहुत संघर्ष करो, मेहनत करो, यश आपको आप मिलेगा। यश कोई दे नहीं सकता, भगवान भी। यश अपने कर्म दे सकते हैं, और माँ बाप का आशीर्वाद लगो। माँ बाप को दुख लगे ऐसा व्यवहार मत करो, तो मैं समझता हूँ यश दौड़ के आएगा। उसके लिए मैं लायक विद्यार्थी बना रहा हूँ, जो लायक बनेंगे उसको किसी के पास हाथ लमाने की जरूरत नहीं है। तो खास ध्यान रखो, जितना लायक बनेंगे उतना यश मिलेगा, और यश देने वाला कोई नहीं, अपना कर्म है, वो खास ध्यान रखना। और वसन से लंबा रहो। कलेक्टर बनना है अच्छा मनुष्य बनना है तो भी वसन से लंबा रहेगा तो ही बन सकेंगे, बाकी पैसे से आप लोग बड़े नहीं बन सकेंगे। पैसा आएगा तो ठीक है, मगर साथ में वसन भी चले आएगा। ये मेरी विनंती है युवाओं को, और युवाओं में बहुत शक्ति है, उसके लिए मैं लाखों विद्यार्थी पढ़ा रहा हूँ। लड़कियां भी इतनी पढ़ रही है, और मुझे अभिमान है मेरी लड़कियां के ऊपर, और वो लड़कियां के सामने कभी बुरी नज़र से मत देखना, इतना ही मेरी विनंती है। जय भगवान। संजीव भाई, मैंने सवाल पूछे और आपने इतना ही दिलकश अंदाज में उसका जवाब दिया। आपकी समाज सेवा जो है इतने वर्षों से चल रही है, मैं बहुत सारी चीज़ जानता भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आपसे पहली बार इस तरह से रूबरू बात करने का मौका मिला और लोगों को बताने का ये मौका मिला कि आप कितना डीपली सोचते हैं इस बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर नानजी भाई ठक्कर जो समाज सेवा, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में, पशु सेवा के क्षेत्र में जो इतना विशाल उनका काम चल रहा है, एक जो बड़ा मैसेज है ये है इनकी बातचीत में जो आज समझ में आया है कि आप जो है समाज के लिए क्या दे सकते हैं, ये आपके अपनी सोच और अपने विवेक पर निर्भर करता है। अगर आप देने की नीयत से काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर समाज का उत्थान हो सकता है। और जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने कहा कि समाधान किसी और चीज़ से संभव नहीं है, सिर्फ इतना है कि अगर आप शिक्षित बन गए, समझदार बन गए, तो निश्चित तौर पर आप समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सकते हैं और समाज को भी नई दिशा दे सकते हैं। आपकी समाज सेवा से बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत कुछ समझने लायक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नानजी भाई ठक्कर का मैसेज जो है आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव।
जय नमस्कार। भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।